नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2026 के लिए जीके का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत करता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत करता है, तो राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में जो कुल सदस्य बैठते हैं वो 245 बैठते हैं। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन कई बार जो है आपके टेट परीक्षाओं में ही पूछा गया है कि आपका जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। देखिए, वर्तमान में 245 बैठते हैं, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम कितने बैठ सकता है। तो अधिकतम सदस्य आपके 250 बैठ सकते हैं। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा में 250 बैठ सकते हैं, वर्तमान में 243 बैठते हैं। लेकिन उसी प्रकार लोकसभा, संसद का दूसरा सदन जो लोकसभा है, वहाँ पर कितने सदस्य बैठते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य बैठते हैं, और वर्तमान में जो लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो 543 बैठते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और साथियों, अगर आप भी एचपी टेट नवंबर 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो एचपी टेट जेबीटी की, एचपी टेट आर्ट्स की, आप तैयारी कर रहे हो एचपी टेट नॉन मेडिकल की, एचपी टेट मेडिकल की, या फिर एचपी टीजीटी हिंदी जो पहले एलटी हिंदी हुआ करता था, आप इन तमाम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम आपको 499 रुपीज़ मंथ में देने वाले हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। आप कहीं स्कूल में जॉब करते हैं, क्योंकि अभी एक ऑर्डर आया था कि 10,000 शिक्षक हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिनका टेट पास नहीं है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन क्लासेस ये रहने वाली है। क्योंकि भाई आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस, हर सब्जेक्ट का अलग अलग और बेहतरीन टीचर आपके लिए रहने वाला है। तो तमाम सभी साथी जितने भी मेरे भाई बहन हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, और पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी 7876145409, बहुत बड़ी कीमत नहीं है। जो भाई कोचिंग नहीं ले सकता उसके लिए बहुत बेहतरीन ये बैच हमारा रहने वाला है, 7876145409। अच्छा, बात करें भारत के राष्ट्रपति की। अच्छा, राष्ट्रपति जो है वो कितने क्षेत्रों से ये 12 सदस्य चुनता है। तो ये 4 क्षेत्रों से चुनता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति है, ये बच्चा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबको आता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है, लेकिन कौन से नंबर की है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है। चलो, टेट में कभी कभार बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों को बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो किस जनजाति से है। तो पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, और ये किस आदिवासी ट्राइब से है। तो संथाल आदिवासी जनजाति, संथाल जनजाति से है। और संथाल जनजाति किस राज्य की। तो ये संथाल जो जनजाति है वो आपकी उड़ीसा की है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र जो है वो कितने वर्ष होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार टेट में आ रहे हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति की बात करता है। तो अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 61। ये वही व्यक्ति होता है जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति ही देश का क्या होता है, आपका प्रथम नागरिक होता है। तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक किसकी बात की जाती है, आपके राष्ट्रपति की बात की जाती है। जैसे कि आपका अनुच्छेद नंबर, आपको डिटेल से सुनना है कि अनुच्छेद नंबर 54 किसके बारे में है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल नंबर 54 बात करता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल नंबर 55 क्या करता है। तो 55 बोलता है राष्ट्रपति की चुनाव का रीति क्या है, चुनाव कैसे होगा राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, ये आर्टिकल नंबर 56 में बोला गया है। तो ये हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और
आर्टिकल 57 देखो क्या बोलता है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति बना जा सकता है। साथियों कैसे, तो इसको बोलते हैं आपका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का मतलब है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति बना जा सकता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इनमें से कोई नहीं है। तो कौन है, अगर ये कोई नहीं है तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आपके कविंद्र गुप्ता साहब। कविंद्र गुप्ता साहब हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज में भी आपका आंसर छिपा रहेगा। अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए भी आपकी उम्र जो है लगभग 35 साल होनी चाहिए। और संविधान के जो है वो किस अनुच्छेद में जो है वो आपके राष्ट्रपति की बात की गई है, तो ये माफ़ी चाहूँगा, आपका जो राज्यपाल की बात की गई, तो राज्यपाल की जो बात है वो इनका जो है वो 157 में भी इनकी बात की गई। और 157 में जो इनके जो है वो जो है कितनी एज होनी चाहिए, पूरी शर्तें यहाँ पे बताई गई, योग्यताएं बताई गई, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे बोली गई है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, तो एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो सेब का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, तो सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सर्वाधिक होता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, चलो सेब तो शिमला में सर्वाधिक होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदरक का जो उत्पादन है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है। तो अदरक का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका सिरमौर जिले में आता है। सिरमौर जिले में होता है, और पूरे इंडिया में हिमाचल का दूसरा नंबर सिरमौर की वजह से है। ये बात आपको अदरक उत्पादन में डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन हिमाचल के किस जिले में होता है। तो टमाटर जो है वो सर्वाधिक जो होते हैं वो आपके सोलन में होते हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तमाम बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार टेट परीक्षाओं में ही सीधा क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था कि आपका गंगा, विजया और अंबर हिम 1 2 3 क्या बोलेंगे। आपका एक तो गंगा है, एक आपका विजया है, गंगा है, आपका विजया है, और आपका अंबर हिम 1 2 3 है। तो अंबर हिम 1 2 3 जो वो किसकी फसलें हैं, तो अंबर हिम 1 2 3 गंगा और विजया, ये तमाम जो फसलें हैं वो आपकी मक्के की फसलें हैं। ये बात आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि हाप्स की खेती, हाप्स एक फसल है, और हाप्स की जो खेती है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे की जाती है। तो जब भी बात करें आपके हब्स की तो हब्स की जो खेती है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में की जाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। तो चाय का जो उत्पादन सर्वाधिक होता है ना हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ होता है, आपका कांगड़ा जिले में होता है। ये क्वेश्चन भी टेट में कई बार पूछा गया है। अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में धान की फसल सर्वाधिक कहाँ बोई जाती है। तो धान भी सर्वाधिक कांगड़ा में ही होता है। आपकी चाय की फसल जो है सर्वाधिक कहाँ होती है, आपकी कांगड़ा में ही होती है। और अभी आपने सुना होगा कि हाप्स जो है वो हाप्स की जो खेती है वो कहाँ होती है, तो हाप्स की खेती होती है तो लाहौल स्पीति में है। लेकिन मेरे मन में आया आपको ये भी बता दूं कि हाप्स क्या होती है। तो हाप्स एक जड़ी बूटी का एक टाइप पौधा होता है जो कि लाहौल स्पीति में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको डिटेल से हर एक बात को डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो हब्स है वो किसे कहते हैं। अब आप सुन रहे हो कि हब्स की खेती, हब्स एक जड़ी बूटी वाला पौधा है, तो हब्स जो है ऐसा फूल है जो शराब बनाने में भी प्रयोग होता है। तो ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन एचएस में भी एक बार आया था, तो ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किन्नौर में जो है वो आपका छो किसे कहते हैं। तो किन्नौर में जो छो शब्द है वो आपके मक्की के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका
कांगड़ा के बाद सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो कांगड़ा के बाद सर्वाधिक चाय का उत्पादन आपका मंडी जिले में होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन देश की बात हो रही है, तो चीन देश की मुद्रा का नाम है युआन। युआन या दूसरी इसकी रेनमिनबी, दो है इसकी, ठीक है, एक युआन है, एक क्या है आपकी रेनमिनबी है। और कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि चीन की राजधानी कहाँ है, और आधे बच्चे ये भी गलत कर देते हैं। तो फिर और क्या बोलना है, अगर ये भी गलत कर दोगे टेट परीक्षा में जाके, फिर आप लोग बोलते हैं कि टेट क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए, अब गाज गिर रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। भाई साहब ये आसान पेपर है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको पढ़ते हुए जाना है। रही बात करंट अफेयर की, मैं कवर करा दूंगा। इस बार मैंने शुरुआत से ही अपनी वीडियो शुरू कर दी है, हर एक भाई तक, हर एक बहन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जो भी एचपी टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहा है, हम शुरुआत से इस बार जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है, चौकन्ने हैं, क्योंकि इस बार रिजल्ट को बदलना है, इस बार रिजल्ट में मेहनत दिखानी है। इसीलिए मैं इस बार बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ मेहनत करने के लिए। तो चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग में है, और इसकी दो मुद्रा है, एक युआन है, एक रेनमिनबी है। भूलना नहीं है, दोबारा बार बार रिपीट क्वेश्चन इस बार नहीं कराऊंगा, इस बार ज़्यादा करंट अफेयर पे ध्यान दूंगा। उसी प्रकार आपका अमेरिका, तो जब भी बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है वो अमेरिका में जो चलता है वो यूएस डॉलर चलता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में इस समय। और अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। उसी प्रकार आपका रूस, रूस देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस देश की मुद्रा का नाम है रूबल, ठीक है। तो रूस देश की मुद्रा का नाम रूबल है, और रूस देश की जो राजधानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस देश की राजधानी का नाम है मॉस्को। ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जापान देश की आपकी मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान देश की मुद्रा का नाम है येन। तो जापान देश की मुद्रा का नाम येन है, और जापान देश की जो राजधानी है वो आपकी कहाँ पर है? टोक्यो में। तो जापान देश की राजधानी टोक्यो में है, मुद्रा का नाम येन है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार साथियों आपको डिटेल्स याद रखना है कि जो आपका फ्रांस है ना, फ्रांस देश की आपकी मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रांस देश की मुद्रा का नाम है यूरो। तो फ्रांस देश की मुद्रा का नाम यूरो है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? तो सबको आती है भाई, इतना आसान क्वेश्चन तो सबको आता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस में। उसी प्रकार जर्मनी की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? आपका यूरो है। आपने भी लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ, और मैं क्यों लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखो। तो जर्मनी की जो मुद्रा है वो यूरो है, और आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि आपकी जर्मनी की जो राजधानी है ये कई बार गलत हो जाती है बच्चों से। तो जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन, क्या नाम है? बर्लिन है। उसी प्रकार आपका कनाडा, सीधा क्वेश्चन आता है। कनाडा में कनाडाई डॉलर चलता है, और कनाडा की जो राजधानी का नाम है, कैपिटल का नाम है वो आपका ओटावा है। उसी प्रकार आपका ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल का नाम है वो आपका कैनबरा है। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बार बार पेपर में आ रही है और आप बार बार गलत कर रहे हो। उसी प्रकार आपका कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएई की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूएई की मुद्रा का नाम है दासियों दिरहम, और यहाँ की जो राजधानी है वो आपकी अबू धाबी है। तो तमाम बातें आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो टेट परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो द हेग नीदरलैंड में आपका क्या है? तो द हेग नीदरलैंड में आपका क्या है? आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जब मैं बात करता हूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है वो आपकी 26 जून 1945 को हुई थी। लेकिन इसने जो काम करना शुरू किया था ना वो बाद में किया था, क्योंकि इसने जो काम करना शुरू किया था वो किया था आपका 18 अप्रैल 1946 से। तो 18 अप्रैल 1946 से काम करना शुरू किया, और आपका इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 26 जून 1945 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था PCIJ। PCIJ का मतलब है परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, PCIJ इसका नाम था। और PCIJ का नाम जो है वो ये बना था पहले लीग ऑफ नेशन के स्थान पे। तो लीग ऑफ नेशन के तहत उसको कैंसिल, लीग ऑफ नेशन बनाया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। लीग ऑफ नेशन को कैंसिल करके बनाया PCIJ, और PCIJ के बाद जो है वो क्या बनाया? उसके बाद बनाया आपका ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। साथियों इंटरनेशनल न्यायालय जो है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसमें कितने जज होते हैं? तो भाई आपको पता होना चाहिए इसमें आपके 15 जज होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितना साल होता है? ये क्वेश्चन टेट में कई बार आया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्यालय में जो जज है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज है, उनका कार्यकाल आपका 9 वर्ष होता है।
साथियों 9 में से ही आपको ये बात याद रखनी है कि आपका एक अध्यक्ष होता है और आपके उपाध्यक्ष भी इन्हीं में होता है, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। आपको डिटेल से याद रखनी है कि 5 सदस्य जो है वो 5 चुनाव का सदस्य होता है 15 में से, और कितने टाइम के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसी में से चुने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम कितना है? कोरम होता है जब तक गणपूर्ति, जब तक 15 में से डैश जज नहीं आए तो तब तक कार्यवाही शुरू नहीं होगी। तो 15 में से जब तक आपके 9 जज नहीं आए तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई शुरू नहीं होती। मतलब कि यहाँ का कार्य कोरम कितना है? 9 जज है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा है, एक अंग्रेजी है और दोस्तों एक आपकी कौन सी है? फ्रेंच। तो अंग्रेजी और फ्रेंच 2 भाषाएं हैं आपकी किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस की। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है भाई? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी और फ्रेंच तो इसकी भाषाएं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारतीय न्यायाधीश कौन है? अच्छा, भारत से इस यहाँ पे जज कौन है? तो भारत से जो यहाँ पे इस समय जो जज है वो कौन है? तो उनका नाम है आपका वेनेगल रामाराव। क्या नाम है? ये क्वेश्चन टेट में आ सकता है और दोबारा आया भी और आएगा भी। तो वेनेगल रामाराव साहब आपके, वेनेगल रामाराव नहीं, आपका दलवीर भंडारी है, माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, वेनेगल रामाराव कौन है वो भी बताऊँगा। तो वर्तमान में जो आपके न्यायाधीश है वो दलवीर भंडारी है। और बात कर रहा था मैं गलती से वेनेगल रामाराव की, तो ये प्रथम न्यायाधीश बने थे। क्या बने थे? आपके ICJ में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पहला भारतीय न्यायाधीश इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस में अगर कोई बना है तो वो है आपका वेनेगल रामाराव। और वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी, जो कि गुजरात से संबंध रखते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, भारत से कोई मुख्य न्यायाधीश भी रहा है? जी हाँ, रहा है, एकमात्र। देखो, आज तक न्यायाधीश तो बहुत रहे हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश एक ही रहा है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन रहा है? तो उनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह एकमात्र भारतीय मुख्य न्यायाधीश है। कहाँ पर? आपके इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस के, कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तमाम साथियों को मैं एक एक बात को बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, इसलिए आप हर एक बात को डिटेल से सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कब किया गया? अब 1914 से 1918 के बीच दुनिया के अंदर एक महान युद्ध होता है और जिसको नाम दिया है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जीते हुए देश है उन्होंने बोला कि एक ऐसा संगठन बनाओ जो कि दुनिया के अंदर शांति लाए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पहला प्रयास किया वो किया था राष्ट्र संघ के रूप में, लीग ऑफ नेशन के रूप में। आपको साथियों को ध्यान से सुनना है, तमाम साथियों को। लीग ऑफ नेशन जो है वो कब बनाया? तो लीग ऑफ नेशन जो है वो आपका बनाया था 10 जनवरी 1920। तो 10 जनवरी 1920 को क्या बनाया? तो 10 जनवरी 1920 को बनाया था लीग ऑफ नेशन। और इस लीग ऑफ नेशन के जो अध्यक्ष थे ना, उनका नाम था वुडरो विल्सन। ये भी कई बार टेट में क्वेश्चन आया है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वुडरो विल्सन इसके अध्यक्ष थे, लेकिन ये लीग ऑफ नेशन बनाया तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय आपका जिनेवा में था। उसी प्रकार विश्व के अंदर दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, अपना काम सही से नहीं निभा पाया, क्योंकि उसका काम यही था विश्व के अंदर शांति स्थापित करना और दूसरा विश्व युद्ध ना होने देना। तो 1939 से 1945 के बीच दुनिया के अंदर दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है और ये महायुद्ध होता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ना जरूर लिखे, तमाम साथी जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है। हर हर महादेव जी, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।